वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार, मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम आ गए हैं हमारे जीएस पेपर नंबर 6 के पहले वीडियो पे। ये पॉइंट नंबर 2 होगा और इस सीरीज का पहला वीडियो होगा। हिंदी माध्यम का हमारा ये वीडियो होगा, हिंदी में लिखा हुआ, आम बोलचाल की भाषा में समझाया हुआ। इसमें हम देखेंगे उत्तर प्रदेश का व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश की। छोटा सा हमारा ये वीडियो होगा। उम्मीद कर रही हूं मैं कि आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं लेक्चर्स और आप लोग नोट्स बना रहे हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब उत्तर लेखन के गहन अभ्यास का वक्त आ गया है। पेपर जैसे जैसे पास आता जाएगा, ज्यादा रिवीजन कीजिए, साथ साथ आंसर राइटिंग पे प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा आप हमारे टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सिर्फ आंसर राइटिंग कराई जा रही है, बहुत अच्छे लेवल की और कंप्लीट डाउट क्लियरेंस हैंड होल्डिंग प्रोग्राम है वो हमारा मेंस 2023 का। उसके अलावा आप लोग पूरा कंप्लीट मेंस का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, सिर्फ एसए का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप हमारा यूपीपीसीएस 2024 का शुरुआत से सिलेक्शन वाली तैयारी का भी पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और जो भी कोई आपका फीडबैक है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो फिलहाल के लिए जीएस 6 पॉइंट नंबर 2। थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम। जीएस 6 पॉइंट नंबर 2 है ये, उत्तर प्रदेश का व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन उत्तर प्रदेश। सबसे पहले तो हमारा जो भारत रहा है, इसमें प्राचीन समय से ही, मतलब इतिहास रहा है हमारा, कि हमने हमेशा से व्यापार को काफी बढ़ावा दिया है। आप जानते हैं जो प्राचीन सिल्क रूट है, उससे काफी ट्रेड होती थी और पहले जो प्रणाली चलती थी ट्रेड की, उसको हम कहते थे बार्टर प्रणाली, बार्टर सिस्टम या फिर वस्तु विनिमय, जानते होंगे आप लोग, प्रणाली। ठीक है, इसमें क्या होता था, इसमें मान लीजिए आपके पास गेहूं है और मेरे पास क्या है, टमाटर। ठीक है, तो टमाटर ही चल रहे हैं चर्चा में आजकल। तो आपको चाहिए टमाटर, मुझे चाहिए गेहूं, तो आप मुझे टमाटर के बदले गेहूं दे देंगे, मैं आपको टमाटर के बदले आपसे गेहूं ले लूं, तो हम दोनों का काम बन जाएगा। तो इसमें कोई मनी इन्वॉल्व नहीं है, कोई पैसा, कोई मुद्रा नहीं है इसमें सम्मिलित। तो ऐसे पहले सिस्टम चलता था। अब जो हिंदुस्तान पे अटैक हुए, मान लीजिए आक्रमण मान लीजिए, या कोई यात्री आए बाहर के, वो किस लिए आए, वो ट्रेड के लिए आए ना, वो व्यापार के लिए आए। अब जब वो आए, जैसे वास्को ड गामा जब भारत आए थे तो वो 60 गुना ज्यादा मुनाफा करके लेके गए थे, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेड होती थी वो होती थी किसकी, मसालों की, स्पाइसेस। आप जानते हैं बहुत अच्छे से, वेस्टर्न मार्केट में जो पश्चिमी बाजार था उसमें हमारे मसालों की बहुत डिमांड थी, क्योंकि एक तो ये लोग मीट वगैरह ज्यादा उपयोग में लाते थे, तो उसको ज्यादा टाइम तक संरक्षित रखता था, प्रिजर्व रखता था जो ये मसाले होते थे, खासकर ये लौंग और ये सब, लौंग, काली मिर्च वगैरह। तो हमेशा से हमारा, आप मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, ये सब आपके वाणिज्यिक शहर रहे हैं हमेशा से, इसमें व्यापार होता ही होता था। हम मेसोपोटामिया जो था प्राचीन, उसके साथ बहुत ट्रेड रिलेशंस थे हमारे, तो हमारे व्यापारिक जो संबंध रहे हैं बाहर के देशों से, वो हमेशा रहे हैं, और भारत से व्यापार करने में दूसरे देश इच्छुक भी बहुत ज्यादा रहे हैं। भाई अंग्रेज भी तो यहाँ पे सिर्फ व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन देखो फिर यहाँ से गए नहीं। तो ये वाली जो चीजें हैं, इसमें अब अगर हम देखें हमारे प्रदेश को, तो आप जानते हैं यूपी सबसे पॉपुलर स्टेट है, 250 मिलियन लोगों की आबादी वाला, प्रदेश का सबसे अधिक आबादी वाला ये राज्य है हमारा प्रदेश। उत्तर प्रदेश आप जानते हैं, नेपाल उत्तर की तरफ से, उत्तर पश्चिम में भारतीय राज्य पड़ते हैं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, पश्चिम की ओर से है हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्व में बिहार से अपनी सीमाओं को साझा करता है। और हमारा संविधान भी बात करता है इंटरस्टेट ट्रेड की, अंतर राज्य व्यापार की। अब अगर हम बात करें प्रदेश में व्यापार और वाणिज्य की, तो आप देखेंगे प्रदेश भारत के बड़े राज्यों में से एक है। जब इतना बड़ा है तो व्यापार, वाणिज्य, ये सब ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, तो वो उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे
निभा रहा है। राज्य में आप जानते हैं कृषि, आपने देखा सबसे जो महत्वपूर्ण हमारे जो क्षेत्र है व्यवसाय का या फिर रोजगार का, वो है कृषि। हम कृषि निर्भर हैं। उसमें आपका विनिर्माण आता है, सेवाएं आती हैं। इनके द्वारा संचालित हमारे प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो किस तरह की अर्थव्यवस्था है? एक विविध अर्थव्यवस्था है, एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है, जो भी पुराने लेक्चर्स में पढ़ा है, जो भी परेशानियां पढ़ी, जो भी आपने मुद्दे पढ़े, जो भी उनकी हल पढ़े, उन सबका उपयोग आप इस वाले टॉपिक में कर सकते हैं। ठीक है, लिखने के लिए। अब वाणिज्य को कैसे आप परिभाषित करेंगे? क्या है वाणिज्य, बताइए मुझे। व्हाट इज कॉमर्स? भाई आप ये देखिए, ये वो क्रियाएं हैं जो विनिमय में आने वाली बाधाओं को दूर करती हैं। मतलब अभी हमने देखा था एक्सचेंज से ही ट्रेड चलता है। पहले बार्टर सिस्टम था, उसमें भी एक्सचेंज हो रहा था। तो जो एक्सचेंज में आने वाली बैरियर्स हैं, जो एक्सचेंज बैरियर्स हैं, उनको दूर करता है वाणिज्य। विनिमय संबंधी बाधा को व्यापार दूर करता है, जो वस्तुओं को उत्पादक से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाता है। जब कोई चीज प्रोड्यूस हुई, कोई प्रोडक्ट बना, अब इस प्रोडक्ट का तब तक कोई काम नहीं जब तक ये कंज्यूमर तक नहीं पहुंच जाता, उपभोक्ता तक नहीं पहुंच जाता। जो ये बीच का प्रोसेस है ना, जो सबको आसान करा रहा है, जो हमें चीजें अवेलेबल करा रहा है, हमारे पास सारी सुख सुविधाएं हैं, फिलहाल हम कुछ भी खरीद सकते हैं, है ना, वो सब क्या करा रहा है? वो व्यापार करा रहा है। तो इसके बीच में जो आपका प्रोसेस इन्वॉल्व है वो है आपका कॉमर्स या फिर वाणिज्य। ऐसे आप लिख के आ सकते हैं। अब व्यापार क्या है? ट्रेड। वाणिज्य, व्यापार जो है वो वाणिज्य का अनिवार्य अंग है। भाई ट्रेड तो कंपलसरी एलिमेंट है इस पूरे प्रोसेस का। इसका अर्थ बिक्री सेल है ना, हस्तांतरण अथवा विनिमय से है। यह उत्पादित वस्तुओं को अंतिम उपभोक्ताओं तक, लास्ट कंज्यूमर को भौतिक अथवा अभौतिक रूप से उपलब्ध कराता है। आप लिख के आ सकते हैं इंट्रोडक्शन। मतलब आपको अच्छा खासा मिल गया। मैंने आपको प्राचीन टाइम से बताया, ठीक है। फिर मुगल आए, फिर आपका पैसा आया। भाई बार्टर सिस्टम अगर आप इसके इंट्रोडक्शन में भी लिख सकते हो और पैसे के इंट्रोडक्शन में भी, कि कैसे कैसे फिर आपकी मुद्रा जो है वो विकसित हुई। खैर उसमें ना जाते हुए बहुत ही शॉर्ट में अगर इंट्रोडक्शन लिखना है तो मैंने आपको सफिशिएंट डेटा इसमें बता दिया है। अब उत्तर प्रदेश सरकार के वित्तीय वर्ष 2023-24 के जो बजटीय अनुमान हैं, उनसे ये संकेत मिला हमें कि जीएसडीपी में 19% की अनुमानित वृद्धि होने के साथ साथ क्या होगा, करीब 25 लाख करोड़, 24.39 चलिए, इतना लाख करोड़ का रुपए तक जो है ये बढ़ जाएगा। एग्जैक्ट मत याद कीजिए, लेकिन हाँ बजट के जो मेन आंकड़े हैं वो अनुमान आपको याद करने पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था चाहता है उत्तर प्रदेश ऐसा बनना। अब आप मुझे बताएंगे कौन से साल तक चाहता है, कौन से वर्ष तक चाहता है, कमेंट करके बताइए। ये एक ऐसी लाइन है जिसे आप अपने हर आंसर में उपयोग में ला सकते हैं। अखबार में आप अखबार पढ़िए, बार बार यही लाइन आती है। जो चीज अखबारों में, न्यूज में ज्यादा आए वही अपने आंसर में लिख के आओ, ठीक है। $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो अगले 5 वर्ष का हमारा जीएसडीपी होगा, उसको 4 गुना अधिक बढ़ाने के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता होगी, ठीक है। ये आप लिख के आ सकते हो। अब जब हम बात कर रहे हैं व्यापार की, वाणिज्य की, उद्योगों की, तो इन सबसे संबंधित चुनौतियां क्या क्या हैं हमारे प्रदेश में, ये सारी चुनौतियां हम यहाँ पे देख लेंगे। हर जगह आपने देखा था संरचना का अभाव, बुनियादी संरचना नहीं है हमारे पास। जो हमारे पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वी डू नॉट हैव दैट, हमारे पास उसका अभाव है। जनसंख्या ज्यादा है, उसके कारण दबाव ज्यादा है संसाधनों पे, जिसके कारण हमें बुनियादी संरचना की भारी कमी का सामना करना पड़ता है। और ये जो भारी कमी है, ये राज्य में व्यापार नहीं करने देती, वाणिज्य को नहीं विकसित करने देती। जो राज्य का तो राजस्व दर बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, उसके साथ साथ जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देगा। लॉजिस्टिक्स बहुत खराब है। जो लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा पूरे प्रदेश का, वो अपर्याप्त है, जिससे परिवहन लागत अधिक होती है, जो कि कम होनी चाहिए। यहाँ पे कॉस्ट कटिंग होनी चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर लॉजिस्टिक्स। और जो माल है उसकी आवाजाही में देरी होती है, तो मतलब टाइम भी और पैसा भी, दोनों ही चीजें ज्यादा लग रही हैं और दोनों ही कम लगनी चाहिए, तभी तो कोई चीज आप उसको इफेक्टिव मानेंगे। जटिल विनियामक वातावरण, ये आपको जरूर लिखना है पॉइंट। यहाँ पे क्या है कि हम समझ नहीं पाते कि कैसे क्या
प्रोसेस हैं क्या नहीं है। तो जो बाहरी व्यवसाय हैं देश विदेश से, वो यहाँ पे निवेश नहीं करेंगे जब उनको लगेगा कि यहाँ पे तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स हैं या फिर जो रेगुलेटरी प्रोसीजर्स हैं वो बहुत ही जटिल है। तो उसके लिए ये सब बहुत ही ईज आउट होने जरूरी है। तो ये आप देख सकते हैं जो बाहरी व्यवसाय हैं वो राज्य में निवेश करने से हतोत्साहित होते रहते हैं। क्रेडिट तक सीमित पहुंच, लिमिटेड एक्सेस टू फॉर्मल क्रेडिट। जो प्रदेश में आप जानते हैं छोटे और मध्यम आकार के उद्यम हैं तथा संस्थागत क्रेडिट तक उनकी पहुंच जो है वो बहुत ही सीमित है। उनके पास फॉर्मल क्रेडिट नहीं है, रेगुलेटेड क्रेडिट नहीं है। जो ऐसे उद्यमों की वृद्धि और विस्तार करने की जो क्षमता है, जो उनके ग्रोथ पोटेंशियल है, किसी भी इंडस्ट्री को उसकी ग्रोथ पोटेंशियल से आंका जाता है कि क्या ये ग्रो करेगी भी, तो उसके ग्रोथ पोटेंशियल की जो उसकी ग्रोथ पोटेंशियल है उसको ये सीमित करेगा। अपर्याप्त विद्युत आपूर्ति, जो पावर सप्लाई है ना, ये उतना सफिशिएंट नहीं है। जो विद्युत आपूर्ति है वो लगभग अच्छी नहीं रहती है। आज भी आप जानते हैं 24 घंटे की विद्युत आपूर्ति केवल बड़े शहरों में, बड़े नगर निगम वाले नगरों में ही मिलेगी। आपको हर जगह ये चीज नहीं मिलेगी। बड़े जगह भी जाएगी, थोड़ा आज बारिश पड़ गई, लो चली गई बिजली, समझ रहे हो, वो वाली एक चीज आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। कुशल श्रम बल की कमी, हम बात करें यहाँ पे स्किल्ड लेबर की, अनस्किल्ड लेबर की बात नहीं हो रही फिलहाल। स्किल्ड लेबर जिसके पास एक्सपर्टीज है, कॉम्पिटेंसी है, टेक्निकल नो हाउ है, उसकी हमारे पास कमी है। हम नवाचार की बात कर रहे हैं एक तरफ तो, और हमारे पास स्किल्ड लेबर ही नहीं है, हमारे पास कुशल श्रम बल ही नहीं है। तो प्रदेश में कुशल श्रम बल की जो आपूर्ति की कमी अभी भी है, जिससे क्या है, व्यवसाय जो है उस प्रतिभा को खोजना मुश्किल हो जाता है उनके लिए, जो उन्हें विकास की ओर, नवाचार की ओर लेके जाएगा और उनके जो विकसित होने की क्षमता है, विस्तार करने की जो क्षमता है, उसको बाधित करेगा। ये आप लिख सकते हैं। फिर आप लिखिए अकुशल भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया, जो लैंड आप एक्वायर करते हैं वो जो प्रोसेस है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बहुत स्लो है प्रोसेस, बहुत ही स्लॉपी है, बोझिल है। इससे जो नए व्यवसाय हैं उनकी संस्थापना नहीं होगी। जब लैंड एक्विजिशन प्रोसेसेस ही नहीं इजी होंगे तो। फिर आप लिखेंगे शिक्षा की खराब गुणवत्ता, ये तो आप लिखेंगे, हर जगह आप शिक्षा वाला पॉइंट लिख के आएंगे ही आएंगे। पर्यावरण पर कम ध्यान, एक पॉइंट इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं आप। अगर पर्यावरण के साथ समावेशी नहीं हुआ, समय हम पर्यावरण के समानांतर नहीं चले तो क्या होगा, हम वो जो इंडस्ट्री है वो टिक नहीं पाएगी, ज्यादा टिकाऊ नहीं होगी, वो सस्टेन नहीं करेगी। तो सतत विकास की हम एक तरफ बात करते हैं, उसके लिए हमें पर्यावरण को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा, जिससे जो पूरा पारिस्थितिकी तंत्र है वो ना खराब हो, उसमें ना कोई बाधा उत्पन्न हो। अब प्रदेश की शिक्षा में पूरा आप देख चुके हो, अच्छे से मैं पढ़ा चुकी हूँ पहले, खराब है। आप जानते हैं जो हमारा प्रदेश का साक्षरता दर है वो राष्ट्रीय औसत दर से भी कम है, राष्ट्रीय जो साक्षरता दर है औसत उससे भी कम है। तो जो व्यवसाय हैं उनको कुशल श्रम कहाँ से मिलेगा जब पढ़े लिखे ही नहीं है बच्चे। तो प्रौद्योगिकी तक सीमित पहुंच, लिमिटेड एक्सेस है टेक्नोलॉजी में, उनके पास नवीनतम तकनीकों की सुविधा ही नहीं है। बात हम कर रहे हैं नवाचार की, मशीन लर्निंग की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, क्लाउड कंप्यूटिंग की, क्वांटम कंप्यूटिंग की, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, लेकिन अभी तक हमारे पास सीमित पहुंच है हमारी जो ये नवीनतम तकनीकें हैं इन तक, और उनकी सुविधा हमें उपलब्ध नहीं है। अब इससे क्या होता है, हम इंटरनेशनल मार्केट में कंपेटिटिव नहीं बन पाते हैं, वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने की हमारी जो क्षमता है उसको हम सीमित कर देते हैं। उद्यमशीलता के लिए अपर्याप्त समर्थन है। हम उद्यमता की बात करते हैं, नवाचार की बात करते हैं, सहयोग की बात करते हैं, इस सबका समर्थन करने के लिए हमारे पास उतने प्रयास नहीं हैं, इसलिए भी राज्य सरकार की काफी आलोचना की जाती रही है। और भी बहुत से पॉइंट्स हैं जो आप पढ़ के आए हो, इनसे अलग भी, जिनको आप इसमें लिख सकते हो कि क्या कमी आ रही है कि उतना अच्छा जो है हमारा ट्रेड कॉमर्स नहीं फल फूल रहा प्रदेश में जितना होना चाहिए, वो लिख सकते हो आप जरूर, ठीक है। ये वाली आप एक चीज लिख के आओगे। अब प्रदेश में व्यापार और वाणिज्य में सुधार के लिए सरकार क्या कर रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। सबसे पहले तो आप लिखोगे, आपका बड़ा फेमस है ये ODOP योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, एक जिला एक उत्पाद योजना। इसको तो आपको याद भी होने चाहिए, कौन कौन से प्रीलिम्स में काफी परेशान किया होगा इस क्वेश्चन ने आपको। तो वैसे तो परेशान नहीं किया होगा अगर यहाँ तक आए हैं तो, लेकिन याद तो करनी पड़ती है इतनी सारी चीजें।
सरकार ने क्या किया है, हर जिले में जो उनके पारंपरिक उद्योग हैं, जो उनके ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं, जो उनके हैंडीक्राफ्ट्स हैं, उसके प्रचार प्रसार के लिए, जिससे उनको भाई ज्यादा एक्सपोर्ट हो, ज्यादा वर्ल्ड फेमस बने वो चीजें, उसके लिए ओडीओपी योजना शुरू की। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हम हमेशा बात करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की। अब प्रदेश सरकार जो है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाले क्षेत्र में भी काफी जो है उपाय कर रही है, सुधार ला रही है, जिससे नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा रहा है। नौकरशाही श्रेष्ठता जो है, मैंने आपको बताया, ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स, रेड टेपिज्म, इस सब की जो लाल फीताशाही की जो अवधारणा है, इसको हतोत्साहित किया जाना शामिल है। मतलब उसको थोड़ा सा डाउनसाइड करके जो हम प्रोसेसेस हैं, जो रेगुलेटरी प्रोसेसेस हैं, उनको आसान बना रहे हैं और उनको ज्यादा पारदर्शी बना रहे हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग आए यहाँ पे बिजनेस सेटअप करें, निवेश करें और देश मतलब जो हमारा जीडीपी है राज्य का, उसको आगे बढ़ाएं। और इससे आप जानते हैं बेरोजगारी दर कम होता है, गरीबी जो रेखा से हैं ज्यादा लोग ऊपर आ पाते हैं, उनकी जिंदगी की गुणवत्ता में सुधार होता है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता है। ये सारी चीजें वही इंटरकनेक्टेड चेन पूरी लिखनी है आपको। निवेश प्रोत्साहन, भाई इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करे सरकार जो है वो राज्य में निवेश को आकर्षित करे। इसके लिए इन्होंने एक समर्पित एजेंसी बना दी है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रयास है इस दिशा में। उत्तर प्रदेश निवेश प्रोत्साहन और सुविधा बोर्ड, यूपी निवेश बोल रहे हैं उसको, उसकी इन्होंने स्थापना कर दी है। तो ये भी एक अच्छा कदम है। अवसंरचना विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की हम बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं। हम क्या चाह रहे हैं, हमारा वाणिज्य, हमारा व्यापार इस तरीके से विकास का समर्थन करे कि हमारे पास सड़कें, हवाई अड्डे, आपका औद्योगिक पार्क, जो इंडस्ट्रियल पार्क्स की हम बात कर रहे हैं, उसके साथ जो सारा जो बुनियादी ढांचा है जिसके विकास की हमें जरूरत है, उसके विकास में जो है सरकार निवेश करे और कर रही है, उसमें सुधार के लिए। कौशल विकास के लिए लागू की गई कई पहलें आप ये भी देख सकते हैं, जैसे कि स्किल डेवलपमेंट हो। जो सरकार है वो राज्य के कर्मचारियों की रोजगार क्षमता, जो उनकी एम्प्लॉयमेंट कैपेसिटी है, उसको सुधारने के लिए उद्योगों का विकास का समर्थन कर रही है और बहुत सी कौशल विकास पहलों की भी शुरुआत कर रही है। निर्यात प्रोत्साहन, सरकार चाहती है ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो, ठीक है। तो सरकार क्या कर रही है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले, प्रदर्शनियां, इन सब में भागीदारी सुनिश्चित करके उत्तर प्रदेश से निर्यात को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है। ओडीओपी का भी यही ऑब्जेक्टिव है, एक कि निर्यात का प्रोत्साहन हो। एमएसएमई समर्थन, एक एमएसएमई को समर्थन दिया जा रहा है। आप जानते हैं सरकार में जो हमारा राज्य है सरकार, उसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के जो उद्यम हैं, एमएसएमईज जो हैं, उनको सहायता दे रही है, जिसमें संस्थागत क्रेडिट है, सब्सिडी है, उन वाले मूल्यों पर नवीन प्रौद्योगिकी तक पहुंच उन तक उपलब्ध करा रही है। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो उन तक पहुंचे फॉर्मल क्रेडिट के थ्रू, सब्सिडी के थ्रू, जिससे उनके लिए आसान हो जाए। मतलब वित्तीय जो समस्या है वो उनके सामने ना, इसका भी सरकार पूरा ध्यान रख रही है। क्लस्टर्स का विकास कर रही है, हमने पढ़े थे एग्रो क्लस्टर्स, एग्री बिजनेस। सरकार जो है राज्य में औद्योगिक क्लस्टर्स बना रही है, उसके विकास को संवर्धन कर रही है, जिससे स्थानीय उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार आए। जो रीजनल इंडस्ट्रीज है ना, वो ज्यादा कंपेटिटिव बने। डिजिटल पहल, डिजिटल पहल से सरकार क्या कर रही है, सरकार व्यापार और वाणिज्य में डिजिटल तकनीकों को बढ़ावा दे रही है, नवाचार को बढ़ावा दे रही है, जिसमें ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, डिजिटल पेमेंट सिस्टम, डिजिटल भुगतान प्रणाली, इन सब का विकास शामिल है। अब इसमें जो उत्तर प्रदेश था वो मार्च 2023 में डिजिटल लेन देन के मामले में पूरे भारत में प्रथम स्थान पे आ गया था। पर्यटन का संवर्धन, टूरिज्म पे बहुत ध्यान दे रही है सरकार। यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा, बस टूरिज्म का नाम आते ही लिख के आना, ठीक है। अब प्रदेश सरकार क्या कर रही है, प्रदेश में पर्यटन को काफी बढ़ावा दे रही है। इसमें हर तरह का पर्यटन आप लेके आ सकते हो, पढ़ के आए हो, आपका सांस्कृतिक पर्यटन, मेडिकल पर्यटन, शिक्षा पर्यटन, फिर आपका ग्रामीण पर्यटन, सब कुछ लिख के आना है इसमें। इससे रोजगार सृजित होते हैं और स्थानीय व्यवसाय विकसित होते हैं। जो स्मॉल लेवल की इंडस्ट्रीज हैं, छोटे छोटे बिजनेस हैं, उनको उनके विकास में सहायता मिल सकती है। ये आप लिख के आएंगे, ठीक है। चलिए, अब उत्तर प्रदेश के वाणिज्य और व्यापार को बेहतर बनाने के लिए सुझाव क्या है, क्या सजेशंस आप देंगे। सबसे पहले तो अवसंरचना अच्छी होनी चाहिए, अवसंरचना विकास होना चाहिए। राज्य को अन्य राज्यों और देशों के साथ अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ाने की बात करनी चाहिए। उसके लिए सड़क,
बंदरगाह, हवाई अड्डे, इन सब सहित अपने बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इससे व्यवसायों के लिए वस्तुओं और सेवाओं का परिवहन करना, परिवहन लागत कम करना और उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना आसान हो जाएगा। जो हमने अभी ऊपर देखी दिक्कतें, उसमें सबसे बड़ी दिक्कतें तो यही है ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उतना नहीं हो पा रहा जितना होना चाहिए, ये आप लिख सकते हैं। फिर उद्योगों को बढ़ावा देना, भाई राज्य को विनिर्माण, आईटी, पर्यटन, भाई आईटी वाला जो है अभी बहुत ही सीमित क्षेत्र में है, इसको विस्तारित किया जाना चाहिए। रसद जैसे उच्च विकास क्षमता वाले जो उद्योग हैं जिनमें ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा है, उनको बढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए। इससे रोजगार बढ़ेगा, एम्प्लॉयबिलिटी ज्यादा आएगी और राज्य के आर्थिक विकास में इसका योगदान मिलेगा, जीएसटी भी बढ़ेगा इससे। कौशल विकास की बहुत बात कर रहे हैं हम, है ना। राज्य जो है वो विभिन्न उद्योगों के जो कार्यबल है, जो वर्कफोर्स है हमारी, उसको प्रशिक्षित करने की बात चल रही है, रीस्किलिंग, अपस्किलिंग, इस सब की बात करते हैं हम, जिससे कि सरकार कौशल विकास कार्यक्रमों में निवेश करना चाहिए। ये सुनिश्चित करें कि राज्य के पास एक कुशल कार्यबल हो जो व्यवसायों के लिए आकर्षक होगा। किसे नहीं चाहिए होंगे स्किल्ड लेबर्स। जो हमने पढ़ा था, एक टर्म पढ़ी थी हमने, स्किल गैप। क्या था स्किल गैप, याद है किसी को? आपने देखा मशीनीकरण काफी हो गया है, नवाचार काफी आ गया है, तो जो फिलहाल जो श्रम बल जुटा हुआ है उस काम में, वो अभी स्किल्ड लेबर्स नहीं है, वो अनस्किल्ड है। तो अब क्या होगा, जो नए आ रहे हैं वो तो एकदम पढ़ लिख के आ रहे हैं, सारी चीजें करके आ रहे हैं, और जो हैं पुराने, या तो वो विस्थापित हो जाएंगे। अगर वो हैं तो उनमें और नए वालों के बीच में एक स्किल गैप देखने को मिलेगा, एक अंतर देखने को मिलेगा। इस गैप को कम किया जा सकता है अगर कौशल विकास पे ध्यान दे सरकार, ये लिख सकते हैं, ठीक है। नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाएं। भाई राज्य में जो व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, संचालित करना चाहते हैं, उसके लिए इसे आसान बनाया जाए। इसके लिए अपनी नियामक प्रक्रियाओं को और ज्यादा सरल बनाए सरकार। इससे राज्य में व्यापार करने का समय, लागत, इस सब को कम करने में मदद मिलेगी। ना तो टाइम वेस्ट होगा, ना ही पैसा वेस्ट होगा, ना ही लागत उतनी लगेगी। निवेश को प्रोत्साहन करें। जितने भी निवेशक हैं उनको प्रोत्साहित करके राज्य ये कहे कि निवेश ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित हो हमारे राज्य में। इससे व्यवसायों को जो व्यवसाय हैं उनको आकर्षित किया जाए और रोजगार के जो अवसर है उनका सृजन किया जाए अधिक से अधिक। निर्यात का संवर्धन करना, एक आप ये लिख सकते हो। राज्य को अपने उत्पादों का जो निर्यात है उस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा चीजें बाहर जाएं। इससे क्या होगा, राज्य की जो विदेशी मुद्रा आय है वो बढ़ेगी, व्यापार संतुलन में ज्यादा सुधार आएगा, ये आप लिख सकते हो। एसएमई का समर्थन, जो छोटे हैं उद्यम, राज्य को वित्तीय सहायता, विपणन सहायता, प्रशिक्षण कार्यक्रम, इन सब के माध्यम से, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, इन सब के माध्यम से जो छोटे और मध्यम आकार के उद्यम हैं उनको हेल्प करना चाहिए, उनको सहायता प्रदान करनी चाहिए। इससे एसएमई को वृद्धि प्राप्त करने और राज्य के आर्थिक विकास में योगदान में मदद मिलेगी, ये लिख सकते हैं। अब आप जानते हैं अगर ये सब सुझाव लागू किए जाएं तो प्रदेश को अपने वाणिज्य और व्यापार में सुधार करने, अधिक व्यवसायों को आकर्षित करने और रोजगार के अवसर पैदा करने में काफी मदद मिल सकती है, ये लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका उत्तर प्रदेश उद्योग। अब हम देखेंगे इंडस्ट्री। आप जानते हैं किसी विशेष क्षेत्र में क्या है, इंडस्ट्री है क्या, कोई विशेष कोई स्पेसिफिक एरिया है, उसमें भारी मात्रा में सामान का निर्माण, उत्पादन या वृहद रूप से सेवा प्रदान की जा रही है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है गुड्स की या फिर सर्विसेज, करने के मानवीय कर्म को, भाई ह्यूमन एफर्ट है ये, इसको आप कहते हैं इंडस्ट्री। उद्योगों के कारण गुणवत्ता वाले उत्पाद, भाई जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं वो सस्ते दामों पर प्राप्त होते हैं, जिससे लोगों का रहन सहन क्या स्तर सुधरता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता है और जीवन सुविधाजनक होता चला जाता है। एक कन्वीनियंट लाइफस्टाइल, बेसिक लाइफस्टाइल डेवलप होता चला जाता है। तो ये है इंडस्ट्री, अच्छी परिभाषा है, याद करके जाओ, लिख के जाओ कहीं पे। उत्तर प्रदेश उद्योगों की दृष्टि से आप जानते हैं हम आते हैं मध्यम श्रेणी में। हमारा जो राज्य है, वी आर अ मिडिल क्लास स्टेट, अगर हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो। यहाँ पे आपको पता है खनिज, कच्चा माल, अवसंरचना एवं निवेश की कमी है। भाई ना तो हमारे पास रॉ मटेरियल्स हैं, अब झारखंड, बिहार, इन सब की तरह तो हम है नहीं कि कोयला निकल रहा है, क्या बोलते हैं आपका, लोहा निकल रहा है, ऐसे तो हमारे पास कुछ है नहीं। तो हम किस पे आधारित हैं, हम कृषि आधारित उद्योगों पे आधारित हैं। इसके कारण जो गैर कृषि आधारित उद्यम है उनका विकास उतना नहीं हुआ, जबकि कृषि आधारित उद्योगों तथा लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास ज्यादा हुआ है।
इसमें आपके सूती वस्त्र, कॉटन टेक्सटाइल, चीनी, वनस्पति तेल, सीमेंट, लेदर इंडस्ट्री, चमड़ा उद्योग, ये सब महत्वपूर्ण उद्योग हैं प्रदेश के। और कृषि आधारित प्रमुख उद्योग कौन से हैं? सूती वस्त्र, चीनी, वनस्पति तेल, और जो बाकी हैं प्रमुख जो दूसरे हैं मतलब इत्यादि हैं वो कौन से हैं? सीमेंट, शराब, चमड़ा और कृषि यंत्र मतलब के एग्रीकल्चरल मशीनरी वाले जो हैं वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो हम एक एक करके जो मुख्य मुख्य उद्योग हैं राज्य के उनको देख लेंगे। ठीक है, चलिए। तो पहला है प्रमुख उद्योगों में से आप जानते हैं चीनी उद्योग, शुगर केन इंडस्ट्री। देश का सबसे बड़ा राज्य प्रदेश है हमारा। अब ये गन्ना उत्पादन में और चीनी उत्पादन में मतलब एक तो शुगर केन और केन शुगर इसके उत्पादन में पहले स्थान पर है। ठीक है, चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसका मेन पिलर है, वो स्तंभ है जिसपे अर्थव्यवस्था खड़ी है एक तरह से मानिए आप देखिए जो महाराष्ट्र है वहां पे भी गन्ना उगाया जाता है, गन्ना बोया जाता है, हमारे तो भाषा में ये कहते हैं ना जी गन्ना बो रखा है। तो महाराष्ट्र में 14.87 लाख हेक्टेयर है वहां पे गन्ने की खेती। प्रदेश में देखिए आप हमारे 29 लाख मान सकते हैं, 29 लाख हेक्टेयर 28.53। तो भारत में सबसे ज्यादा यहीं पे है, खासकर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वाले जो जानते होंगे बहुत अच्छे से, यहाँ तो गन्ना ही गन्ना है चारों तरफ। राज्य के 44 जिले में चीनी उद्योग ही सबसे बड़ा उद्योग है, जो मेन उद्योग है वो 44 डिस्ट्रिक्ट्स में चीनी उद्योग ही है, शुगर इंडस्ट्री ही है। और शुगर हानिकारक है भी सेहत के लिए, देख रहे हो, यू शुड बी ऑफ शुगर। आजकल बड़ी बातें होती है ना ऐसी, मॉडरेशन में मेरे ख्याल से सब कुछ खाना चाहिए। और इन 44 जिलों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गन्ना और गन्ना उद्योग ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राज्य के तकरीबन 53.37 लाख गन्ना किसान हैं, जो कि 182 गन्ना और चीनी मिल सहकारी समितियों से जुड़े। गन्ना सोसाइटी सुना होगा आपने, चीनी मिल सहकारी समिति नहीं, गन्ना सोसाइटी। जी वो कहाँ काम करता है? जी गन्ना सोसाइटी में काम करता है, ऐसे ही बोलते हैं हमारी तरफ, तो आपका पता नहीं मुझे। तो ये चीज, अब भारत में कुल चीनी जो उत्पादित होती है उसका 30.676, ये तो 31 मान लो, 31% उत्तर प्रदेश से ही जा रही है चीनी। सारी मिठास और सारी शुगर बीमारी हम ही कर रहे हैं। मतलब उत्तर प्रदेश में देवरिया के प्रतापपुर नामक स्थान में 1903 में ही भारत की प्रथम जो प्राचीन चीनी मिल थी उसको स्थापित किया गया था। ये कुछ फैक्ट्स जरूर देख लेना, इन तथ्यों से आप पढ़े लिखे ज्यादा लगते हैं। ठीक है जी। उत्तर प्रदेश में सन 1935 में गन्ना विकास विभाग स्थापित हुआ, काट दो इसे। सरकार ने गन्ना कृषकों की मदद की दृष्टि से शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल एक्ट लेके आए, और फिर 53-54 में इसके स्थान पे उत्तर प्रदेश गन्ना पूर्ति एवं खरीद विनियमन अधिनियम 1953 लागू किया गया, जिससे और ज्यादा रेगुलेशन आ सके। तो चीनी हर एक उद्योग पढ़ लो मेन, और अपना 2-2, 3-3, 4-4 लाइन उसके बारे में याद रखना, बस इतना ही बहुत रहेगा, बात बन जाएगी इतने से। चलिए, अब हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग, हैंडलूम बड़ा ट्रेंड में है आजकल तो, और बड़ा महंगा मिलता है, तो अच्छा उद्योग है हैंडलूम वाला। और आपका जो टेक्सटाइल मार्केट है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये काफी ज्यादा है यहाँ पे। प्रदेश में राम सहाय आयोग की रिकमेंडेशन हुई संस्तुति के आधार पे 16 सितंबर 1972 में हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग निदेशालय का गठन हुआ था, डायरेक्टोरेट बना, और इस निदेशालय के अधीन ही 13 परिक्षेत्रीय कार्यालय, रीजनल ऑफिसेज बने अलग अलग जिलों में, जो कि कार्यरत हैं फिलहाल। तो इस पे ध्यान सरकार काफी टाइम से दे रही है, जिससे इसका अधिक से अधिक विकास हो। सूती वस्त्र उद्योग, हथकरघा एवं मिलें, इसकी दृष्टि से प्रदेश जो है वो भारत में 3rd प्लेस पे है, तीसरे स्थान पे। यहाँ का हथकरघा उद्योग कृषि के बाद, सोचिए आप, एग्रीकल्चर के बाद जो रोजगार दे रहा है सबसे ज्यादा, वो हैंडलूम सेक्टर ही दे रहा है। तो रोजगार उपलब्ध कराने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। देश के कुल हथकरघा उद्यमों के 1/4 जो हैं पूरे देश के, मतलब 1/4 यहीं पे हैं हैंडलूम। तो ये जो प्रदेश का भाई सबसे बड़ा उद्योग माना जाएगा बिल्कुल। राज्य में जो गैर लघु उद्योग क्षेत्र है उसमें 85 कताई मिलें हैं, काटते हैं ना उससे, हैंडलूम से, और कुल 74 कपड़ा मिले हैं। 2.58 लाख हथकरघा बुनकर हैं, और लगभग 4.21 लाख पावरलूम बुनकर हैं, जो पावर से चलती है ना, तो वो देश के 5वें सबसे अधिक हथकरघा बुनकर हैं। ये राज्य अपने कालीनों के लिए और कालीन भैया के लिए भी जाना जाता है, और भारत के लगभग 90% कालीन का उत्पादन यहीं से होता है, जो सारा कालीन भैया के अंडर है ना, ऐसा मत लिख के आना।
हंसते मुस्कुराते रहा करो, क्या लोड है जिंदगी में, कुछ नहीं। ठीक है। उत्तर प्रदेश बहुत पहले से अपने कलात्मक कपड़ों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध रहा है। आप जानते हैं भाई, बनारसी सिल्क की साड़ी मतलब मेरे ख्याल से यूनिवर्स फेमस है ये, वर्ल्ड फेमस नहीं। वाराणसी की सिल्क साड़ी, सीतापुर की दरियां, गाजीपुर का कटवर्क पर्दा, अमरोहा के पाइल वर्क, गोरखपुर का बेड कवर, गाजियाबाद का टेरी टावल, ये सब बहुत ही ज्यादा फेमस है आजकल। और आजकल तो जब से ये इंस्टाग्राम वगैरह आया है ना, तब से ये चीजें और फेमस हो गई। प्रदेश में सूती वस्त्र की मिलें कहाँ कहाँ मिलती हैं आपको? कानपुर, आगरा, बरेली, मेरठ, गाजियाबाद, टांडा, हरदोई, हाथरस, अलीगढ़, सहारनपुर, बदायूं, इलाहाबाद, मऊ, वाराणसी, रामपुर, मुरादाबाद, मिर्जापुर, मोदीनगर, कहानी। सारे ना याद रख पाओ तो 5-10 तो लिख के आना। तो कहाँ कहाँ है ऐसी मिलें, ये लिख के आ जाओ। फिर कानपुर में 10 सूती मिलें हुआ करती थी, जो मतलब अभी फिलहाल तो मैक्सिमम बंद हो चुकी हैं, जिसके कारण इसे क्या बोलते थे? मैनचेस्टर ऑफ द नॉर्थ। कहाँ है मैनचेस्टर? क्यों कहते हैं इसे मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ? नॉर्थ इंडिया मतलब। और थोड़ा सा वर्ल्ड ज्योग्राफी भी चेक हो जाइए आपकी। मैनचेस्टर बताइए मुझे कमेंट करके कहाँ है। थोड़े आंकड़े दिए हुए हैं, ये देख लीजिए। भारत में कपड़े का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, प्रदेश की बात हो रही है ये। रेशम का 5वां, और 5वां भारत में सबसे अधिक हथकरघे हैं। सबसे बड़ा भारत में हस्त निर्मित कालीन, जो हैंडमेड कारपेट्स होते हैं, उनका निर्यातक है। और 47 स्वीकृत कपड़ा पार्क या फिर क्लस्टर्स कह सकते हो आप, वो हैं। और 15 प्रमुख हथकरघा उत्पादन केंद्र हैं। बहुत ध्यान भी दे रही है सरकार इन चीजों पे आजकल। बहुत ही एग्जीबिशंस, फेयर्स ये लगाए जाते हैं, जिसमें इन सब का काफी मतलब ऐसा लगता है बहुत ही महंगा मिल रहा है, मेरा ही मानना है। पर ठीक है, कानपुर की चिकनकारी लगा लीजिए आप, वो भी बहुत फेमस है ना। चलिए, खादी तथा ग्रामोद्योग, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज। खादी का अर्थ क्या है? कपास, रेशम या ऊन के हाथ कते सूत, अथवा इन दोनों में से दो या सभी प्रकार के, मतलब ऊन हो सकता है, ऊन रेशम हो सकता है, कपास ऊन हो सकता है, सूतों के मिश्रण से भारत में हथकरघे पर बुना गया कोई भी वस्त्र, जो हैंडलूम पे मतलब खादी तो आप जानते हैं, खादी कब से पॉपुलराइज किया जा रहा है हिंदुस्तान में। सबके पास कुछ ना कुछ होता है मेरे ख्याल से खादी का वस्त्र, चाहे रुमाल हो एक, चाहे वो गमछा जैसे बोलते हैं हम वो हो, साफा। ग्राम उद्योग का अर्थ क्या है? विलेज इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री है, इसकी परिभाषा देख के जाइएगा, ठीक है। ऐसा कोई भी उद्योग जो रूरल एरियाज में है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है, और जो विद्युत के उपयोग मतलब या तो पावर बेस्ड है या फिर बिना उपयोग के भी है, कोई माल तैयार कर रहा है या कोई सेवा प्रदान कर रहा है, तथा जिसमें जो स्थायी पूंजी निवेश है, जो फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, वो संयंत्र तथा मशीनरी एवं भूमि भवन, मतलब टोटल बता रही हूं मैं, प्रति कारीगर या कर्मी कितना है? 50,000 रुपए से अधिक ना हो। तो बहुत छोटा बिजनेस हो गया, इतना बड़ा नहीं हुआ। इस हेतु परिभाषित ग्रामीण क्षेत्र में समस्त राजस्व ग्राम तथा 20,000 तक की आबादी वाले कस्बे सम्मिलित होते हैं। इसमें पॉपुलेशन का भी क्राइटेरिया है, निवेश का भी क्राइटेरिया है, तो दोनों देख के फिर ही लिखिएगा, इसमें गलत मत लिखना। अगर ऐसी चीज में कंफ्यूजन हो तो फिर मत लिखना, पर ठीक लिखना, क्योंकि एग्जामिनर को ठीक पता होगी जरूर, ठीक है। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1960 में, ये आप लिख सकते हैं। और जो उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड है, उसके द्वारा दी जाने वाली सहायता या फिर ऋण सुविधा, ये लोग आपको क्रेडिट देते हैं, लोन देते हैं, वो क्या करेंगे कि पात्र पंजीकृत ग्रामोद्योग समितियां, पंजीकृत एनजीओ, व्यक्तिगत उद्यमी, शिक्षित बेरोजगार युवक हैं, महिलाएं हैं, SC ST हैं, उनके सब सदस्य होंगे। वो उनको मतलब लोन मिल सकता है अगर आपको ऐसी चीज स्टार्ट करना चाहते हैं तो, खादी ग्रामोद्योग द्वारा। खादी ग्रामोद्योग के अंतर्गत बहुत सी योजनाएं चलाई जाती हैं। आपने सुना भी होगा मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, जिसमें मतलब 10 लाख तक का आपको लोन मिल जाएगा। फिर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, ये तो बहुत ही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, बहुत फेमस स्कीम है। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, ये 25 लाख तक का मिलेगा इसमें, और 10% क्या बनेगा? मार्जिन मनी है, ये गनी नहीं है, मार्जिन मनी ग्रांट के रूप में मिल सकता है, अनुदान के रूप में। तथा विभिन्न उद्योगों के लिए बहुत सी प्रशिक्षण योजनाएं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट पे, तो एक चीज आप ये लिख सकते हो, ठीक है। फिर आता है आपका चमड़ा उद्योग। तो चमड़ा उद्योग भी खैर काफी फेमस है, हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि आजकल इतना क्रेज नहीं है, जैसे जितना क्रेज बाहर के देशों में है ना चमड़े को लेके, उतना, या मेरा ये व्यक्तिगत मत भी हो सकती है, क्योंकि मुझे नहीं पसंद, शायद मैं इसलिए बात बोल रही हो सकती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अब हम कहीं भी जाते हैं, पूजा घर में, मंदिर में, तो हम बेल्ट उतारते हैं, है ना, या फिर लेडीज किस लिए यूज कर रही हैं, खैर लड़कियां भी बेल्ट लगाती हैं, और आपका हैंड बैग्स हो गए, तो कुछ लोगों को बहुत क्रेज होता है, लेदर जैकेट्स, ये वो,
शाहरुख खान बनेंगे, है ना। खैर, सब तरह की चीजें होनी चाहिए जिसे जिसका शौक है, लेकिन ज्यादा क्रेज पश्चिमी देशों में ज्यादा है। तो उत्तर प्रदेश का जो कानपुर जिला है वो देश में चमड़ा उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। कानपुर शहर भारत के कुल चमड़े और चमड़े के जो सामान है, लेदर एंड लेदर प्रोडक्ट्स, उसका जो एक्सपोर्ट हो रहा है, मैंने बताया ना एक्सपोर्ट काफी होता है ये माल, इसका 20% योगदान कानपुर से जा रहा है। यहाँ बनाए गए उत्पादों को कई अमेरिकी और यूरोप के देश समेत विभिन्न देशों में निर्यात किया जाता है। मैंने बताया ना एकदम जो खास वेस्ट है ना, वेस्ट का मतलब ये नहीं इधर वाली कंट्रीज, बिल्कुल अमेरिका और यूरोप, वहां पे ज्यादा है इन सब चीजों का। कानपुर के रमईपुर में देश का जो प्रथम लेदर पार्क है उसकी स्थापना की जाएगी। कानपुर के अतिरिक्त आप मेरठ, आगरा, बरेली, लखनऊ ये सब भी हैं जहाँ पे आपको चमड़ा उद्योग केंद्र देखने को मिल जाएंगे, ये भी आप देख सकते हैं। फिर आती हैं आपकी कांच उद्योग। कांच की चूड़ियों का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आएगा? फिरोजाबाद। तो प्रदेश का जो फिरोजाबाद जनपद है वो कांच उद्योग के लिए विश्व विख्यात है। यहाँ से कई देशों को कांच की चूड़ियां, बोतल, लैंटर्न्स, क्रिसमस ट्री, किचन का सामान, कांच का सामान तो मतलब मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा यूज होता है। कुछ लोग तो अब तो घरों में मैंने देखा है स्टील वगैरह में खाना खाते ही नहीं लोग, कांच की प्लेट्स, सब कुछ कांच का शौक बहुत है। मतलब अलग एक क्रॉकरी अलमीरा होती है हर घर में। और बहुत से सजावट के सामान जो हैं वो निर्यात करते हैं। इस जनपद में लगभग 20,000 शिल्पकार हैं जो कांच के अलग अलग प्रकार के सामान तैयार कर रहे हैं। वे एक विशिष्ट पारंपरिक तकनीक है जिसे माउथ ब्लोइंग कहते हैं, मुंह से ब्लो करना, उसका प्रयोग से ये सामान बनते हैं। और फिरोजाबाद के अतिरिक्त गाजियाबाद, मेरठ, प्रयागराज, शिकोहाबाद, हाथरस, वाराणसी, लखनऊ, इन सब में भी आपको कांच उद्योग, ये भी कांच उद्योग केंद्र हैं। प्रीलिम्स में भी आते हैं क्वेश्चन ऐसे, मैच द फॉलोइंग में कहाँ कौन सा केंद्र है, क्या है, तो देख के जाने चाहिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। फिर आता है आपका कागज उद्योग, पेपर इंडस्ट्री। अब यहाँ पे जो प्रदेश में पहला कागज का जो पहला कारखाना था उसकी स्थापना हुई लखनऊ में 1879 में। यहाँ पे जो कागज की मिलें हैं वो आपको सहारनपुर, कानपुर, गाजियाबाद, मुरादाबाद, लखनऊ, इन सब जगहों पे मिल जाएंगी। सर्वाधिक मिलें आपको मुजफ्फरनगर में मिलेंगी। दफ्ती कागज समझते हैं, जो कार्टन बनते हैं जिससे, कार्डबोर्ड वाला जो होता है ब्राउन वाला, उसकी जो मिलें हैं वो इलाहाबाद, कानपुर, सहारनपुर में मिलेंगी। और मेरठ में जो गन्ने की खोई होती है जिसको क्या बोलते हैं, शुगर केन बगासे, ये वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ये इससे बनता है कार्डबोर्ड मेरठ। ठीक है, तो बहुत इस्तेमाल में आते हैं। तो जब से ये अमेजोन आए हैं सब इसी में तो आते हैं रैप हुए सामान। एल्यूमिनियम उद्योग, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री देख लीजिए। प्रदेश में एल्यूमिनियम उद्योग का जो एकमात्र केंद्र है वो आपको मिलेगा सोनभद्र में, सोन नदी घाटी में पड़ता है ये। और यहाँ पे रेणुकूट, ये आपको ध्यान होगा, मेरे ख्याल से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, ये हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन कहाँ पे है, यहाँ पे स्थित है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन का कारखाना। उसमें जो नजदीक मतलब वाराणसी और बांदा से बॉक्साइट आता है उसका उपयोग करके यहाँ पे एल्यूमिनियम धातु के पिंड और चादर बनाए जाते हैं। शीट्स बनती है ना एल्यूमिनियम की। इसके अलावा मेरठ, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, फिर आपका मथुरा, इन सब में भी एल्यूमिनियम की चादर से बर्तन बना के, मतलब छोटे छोटे कारखाने बहुत ज्यादा हैं। कहते हैं एल्यूमिनियम के बर्तन भी अच्छे नहीं होते, आजकल स्टील चल रहा है ना। चलिए, वो कहते हैं ना कढ़ाई आपकी है मेरे ख्याल से 20-20 साल पुरानी, तो उसका वेट कराइए आप, कुछ टाइम बाद तो वो हल्की हो जाती है। तो एल्यूमिनियम कहाँ गया, खाने में चला गया सारा। रासायनिक उद्योग, ये केमिकल्स इंडस्ट्री की हम बात करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, ज्यादातर जो आपको मिलेंगे उद्योग वो मिलेंगे रासायनिक क्रियाओं से, जो केमिकल रिएक्शंस से अलग अलग केमिकल्स बनाए जा रहे हैं। मैंने आपको साइंस की लिस्टिंग वीडियो में ये सारा कुछ पढ़ाया था, आम नाम और उसका केमिकल नाम। उसके द्वारा अन्य उद्योगों के लिए रासायनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, जो और इंडस्ट्रीज में जरूरत है केमिकल्स, उसका निर्माण इससे किया जाता है। गंधक का तेजाब क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडा ऐश, अमोनिया, ब्लीचिंग पाउडर, दवाइयां और ये रंग रोगन आदि इनमें से प्रमुख है। प्रदेश में गंधक का तेजाब बायोसल्फाइड बनाने का कारखाना, सल्फ्यूरिक एसिड का कारखाना है कानपुर में। सोडा ऐश और अमोनिया क्लोराइड का आपको मिलेगा वाराणसी में। कृत्रिम रबड़, सिंथेटिक रबड़ जो होती है उसका बरेली में मिलेगा। और गंधक का तेजाब व अन्य रासायनिक पदार्थ बनाने का कारखाना गाजियाबाद में, तथा लोहे कणों से युक्त सिलिका, जो आपके सिलिका ग्रेन्स होते हैं ना जिसमें आयरन कंटेंट पाया जाता है, आयरन ग्रेन्स पाए जाते हैं, उसका बालू, सिलिका सैंड, वो जो तैयार करने का कारखाना है वो मिलेगा आपको शंकरगढ़ में, जो कि इलाहाबाद में है। तो ये भी कुछ 4-5 चीजें हैं जो लिख के आओगे सही रहेगा। फिर आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। अब
इलेक्ट्रॉनिक उद्योग तो कुछ सालों में ही बहुत ही तेज गति से इसका विकास हुआ है ना। इस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण के साथ साथ जो एलाइड संसाधन है, एलाइड रिसोर्सेज हैं, सहयोगी संसाधन, उनकी भी स्थापना हुई है। देश में बनने वाले कुल मोबाइल फोन के कल पुर्जों का 65% भाग का उत्पादन यहाँ प्रदेश में हो रहा है। सोचिए आप, तो बहुत बड़ा शेयर है। प्रदेश में अभी तक इस उद्योग की इकाइयां आपको नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस में, मतलब इस तरफ मिलेंगी, वेस्टर्न यूपी की तरफ। लेकिन अब सरकार क्या कर रही है, कुछ स्पेशल कंसेशंस देके इन्हें कुछ विशेष रियायतों पे बुंदेलखंड, पूर्वांचल, इन तक विस्तार करने की घोषणा सरकार ने की है। तो ये वाला भी अच्छा पॉइंट है, आप इसको लिख सकते हैं। प्रदेश सरकार ने नई इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2020 के तहत अगले 5 वर्षों में 40,000 करोड़ के निवेश और 4 लाख प्रत्यक्ष रोजगार, मतलब डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी तैयार किया जाएगा इस क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में, उसका भी लक्ष्य घोषित किया है। कुल लब्ध प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक औद्योगिक इकाइयां जो हैं वो आप जानते हैं अलग अलग नगरों में हो रखी हैं, जिनमें से नोएडा, साहिबाबाद, पनकी, रायबरेली, लखनऊ, ये प्रमुख केंद्र फिलहाल हैं। ये आप लिख सकते हो। फिर आता है आपका सीमेंट उद्योग। अब उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिले में 8 लाख टन की क्षमता वाली 2 सरकारी सीमेंट के कारखाने हैं, चुनार और इल्सा। कजराहट में 8 लाख टन की क्षमता का कारखाना भी चालू हुआ है और कुल कारखाने कितने हैं राज्य में? 16। तो अच्छा खासा है प्रोडक्शन। और जो सीमेंट के कारखाने हैं वो आपको चुर्क, सोनभद्र, डल्ला, चुनार, मिर्जापुर, दादरी, गौतम बुद्ध नगर और रायबरेली, इन सब जगहों पे स्थित आपको सीमेंट के कारखाने मिल जाएंगे। तो सीमेंट उद्योग, ये सारे उद्योगों के बारे में आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया है ना, सफिशिएंट है इतना जितना मैंने बताया है। अब आप उत्तर प्रदेश में जो उद्योग हैं उनसे संबंधित कुछ चुनौतियां देख लीजिए। एक तो क्षेत्रीय असमानता, मैंने आपको बताया रीजनल इम्बैलेंस बहुत ज्यादा है। ज्यादातर विकास कहाँ हो रहा है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जैसे बस स्मार्ट सिटी वगैरह सब कुछ इधर ही हो रहा है, वाराणसी में मान लीजिए। खासकर जो दिल्ली से सटे हुए क्षेत्र हैं वहीं पे केंद्रित रहा है, जो कि दूसरी तरफ भी होना चाहिए। ऊपर से क्षेत्रीय बाजार में मांग बढ़ाना एक चुनौती है। जो रीजनल मार्केट है उसमें डिमांड एंड सप्लाई का थोड़ा सा इशू रहता है। जो कार्यबल है, जो वर्कफोर्स है, उसमें महिलाओं की भागीदारी काफी निम्न दर की है। 24.8 लगा लीजिए आप, जो एनएसएसओ का नया चक्र है उसके अनुसार। और जो कुशल श्रमिक हैं, हमने बात करी स्किल्ड लेबरर्स की, उनका भी अभाव है। उससे क्या होता है, टेक्निकल रूप से जो कंपेटेंट, सक्षम कार्यशील जनसंख्या है वो महज देखिए आप 2% से भी कम है, 1.41%, लेस देन 2%। तो कितना कम है पार्टिसिपेशन रेट। और भविष्य में कार्बन संग्रहण एवं भंडारण संबंधी तकनीकों का उपयोग करना भी एक बड़ी चुनौती बनकर उभरेगा। उद्योग सामान्यतः वहीं स्थापित होंगे जहां पे कच्चे माल की उपलब्धता होती है। तो आप जो कच्चे माल की उपलब्धता है, जो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है, वो अपने आप में एक प्रॉब्लम है प्रदेश में। श्रमिक अशांति, लेबर अनरेस्ट काफी देखने को यहाँ पे मिलते हैं। पूर्व में कानपुर जैसे औद्योगिक नगरों में श्रमिक अशांति की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे उद्योगों की उत्पादकता जो है वो प्रभावित होती ही होती है। तो अब प्रदेश सरकार क्या कर रही है इन उद्योगों के संवर्धन के लिए, इसमें करंट अफेयर्स बहुत काम आएगा देखिए, लेकिन फिर भी जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई हैं ये भी आपको लिख के आनी है। फरवरी 2023 में आप जानते हैं उत्तर प्रदेश निवेशक सम्मेलन, इन्वेस्टर समिट हुआ था, जिसमें 18,643 निवेश संबंधी दीर्घकालिक समझौते हुए थे। और इसमें जो है कुछ जो अगले वर्ष आएंगे उसमें करीब 34 लाख करोड़ रुपए की से ज्यादा का निवेश जो है इन समझौतों से प्राप्त होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिंगल विंडो क्लियरेंस के लिए यहाँ पे निवेश मित्र पोर्टल की शुरुआत की गई है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर विशिष्ट उद्यमियों एवं प्रदेश स्तरीय मुख्य औद्योगिक संगठनों के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं उनको सरकारी ऑफिस में निर्विघ्न प्रवेश मिले, प्राथमिकता मिले, इससे काम कराने के लिए एक गोल्डन कार्ड मिलेगा। जिन पे गोल्डन कार्ड मिलेगा उनकी फाइल कहीं अटकेगी नहीं, कहने का मतलब है। फिर कुशल श्रम में वृद्धि के लिए सरकार ने स्टार्ट किया यूपी एसडीएम, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, ये लिख सकते हो आप। फिर आपका अवस्थापना और कनेक्टिविटी नेटवर्क पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है प्रदेश सरकार। यहाँ पे आप जानते हैं डेंसेस्ट नेशनल हाईवे का नेटवर्क है, सबसे घने राष्ट्र राजमार्ग नेटवर्क के अतिरिक्त प्रदेश वर्तमान एवं आगामी एक्सप्रेसवेज की अगर बात करें तो कुल 13 एक्सप्रेसवेज हो जाएंगे यहाँ पे, और हम खुद को कह रहे हैं एक्सप्रेसवे स्टेट, एक्सप्रेसवे राज्य।
6 तो फिलहाल चल रहे हैं, ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं 1225 किलोमीटर के, और 7 जो हैं वो अलग अलग चरणों में हैं, विकास के अलग अलग चरणों में हैं। इससे व्यावसायिक गतिविधियां तेज हो जाएंगी। चंद्रबिंदु। फिर एक्सप्रेसवे जो हैं देश के, वो देखिए 37.5% जो भाग है देश के एक्सप्रेसवे का, वो हमारे पास ही है प्रदेश में। सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है हमारे पास, 16,000 किलोमीटर से ज्यादा रेलवे यहीं से होकर गुजर रही है। इसके अलावा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, इसके अंतर्गत भी जो सर्वाधिक क्षेत्र है वो प्रदेश का ही आ रहा है, ईडीएफसी और डब्ल्यूडीएफसी। फिर औद्योगिक पार्क, टेक्सटाइल पार्क, औद्योगिक गलियारे, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कितने होने वाले हैं? कितनी बार पूछ लिया, बताओ जरा कमेंट करके। निवेश उपयोग हेतु गैर कृषि बंजर एवं अनुपयोगी भूमि का जो अधिग्रहण है, जहां पे भाई नहीं हो सकता कृषि, उसके लिए भूमि बैंक, लैंड बैंक्स बन रहे हैं। ये मैं इंग्लिश में इसलिए लिख देती हूँ जिससे आप लोगों को याद रहे, ठीक है ना, सब कुछ सेम सा ना लगे। उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा, इंडस्ट्रियल डिफेंस कॉरिडोर्स, ये रक्षा निर्माण क्षेत्र जो है उसमें निवेश आकर्षित करने के लिए बनाए जा रहे हैं। राज्य में एक रक्षा औद्योगिक गलियारा विकसित हो रहा है और इसमें 6 नोड्स हैं। नाम याद रखिएगा, नहीं तो नहीं लिखिएगा, लिखिएगा तो सही लिखिएगा। अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट और कानपुर, लखनऊ। वैसे तो सही लिखेंगे, इतनी बार बता दिया मैंने। फिर एक ऐप है, क्या नाम है? उद्यम सारथी ऐप। ये 2021 में शुरू हुई। इसके माध्यम से क्या है, राज्य सरकार और लघु और मध्यम जो उद्योग या उद्यमी हैं उनको मार्गदर्शन देगी। इससे क्या होगा, सेवाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से लघु और मध्यम उद्यमों को अपना व्यवसाय शुरू करना, उसमें बढ़ाना, उन सबसे रिलेटेड सारी चीजें मिलेंगी, जिससे राज्य में उद्यमिता के क्षेत्र में नवाचार और आर्थिक वृद्धि का संवर्धन। ठीक है, सुझाव आप क्या दे सकते हैं? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, निजी पूंजी निवेश को आकर्षित कीजिए, औद्योगिक विकास हेतु आधारभूत संरचना उपलब्ध करवाइए, निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कीजिए, भाई अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई बहुत जरूरी है, संसाधन का विकास कीजिए, औद्योगिक उत्पादों का निर्यात बढ़ाइए, हस्तशिल्प तथा दस्तकारी इकाइयों को बढ़ावा दीजिए और सम्यक रूप से औद्योगिक वातावरण में सुधार कीजिए, समावेशी सुधार कीजिए जो आगे तक चले, रुके नहीं। ठीक है, तो इसके साथ हो जाता है ये लेक्चर हमारा खत्म। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। ये कोई भी पेड ग्रुप के लिए आप ये नंबर्स हैं, इन पे संपर्क कर सकते हैं। बाकी हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर सकते हैं। बढ़िया से पढ़िए, एकदम जोर शोर से उत्तर लेखन अभ्यास कीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं मिलूंगी आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।